नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम बयान आपके सामने पेश करेंगे जिसमें श्रीनगर से लेकर दरभंगा तक देश की राजनीति और सेना के पराक्रम पर तीखे बयान दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई बताते हुए जवानों की बहादुरी को सलाम किया। तो राहुल गांधी ने जाति जनगणना और संविधान बचाने की लड़ाई को जनशक्ति से जोड़ दिया। एक तरफ सीमा पर लहू का जवान तो दूसरी तरफ मंच से सवाल। जरा सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथ ही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता। चलिए खबर की ओर करेंगे श्रीनगर से, जहां पर देश के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि श्रीनगर के लिए सभी उड़ान
कनेक्शन अब पूरी तरह बहाल कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कश्मीर अब सुरक्षित है और केंद्र सरकार चाहती है कि लोग एक बार फिर यहां आए, घूमें और यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे। मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि हमें मिलकर कश्मीर की शांति और विकास के प्रयासों को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जब पर्यटन के जरिए घाटी में नया भरोसा और रोजगार लौटाया जा सकता है। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए पहले बात आए हैं। और दूसरी चीज, जो हादसा पहलगाम में हुआ आतंकवाद का, तो उसके संदर्भ में जो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस हासिल किया, उसके लिए हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ उनके जो कैंप्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया और पूरे जिस तरह से उन्होंने एक धर्म भी निभाया कि हम सिविलियंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह से एक अच्छा काम हमारे आर्मी ने किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे उन्होंने, और पूरे भारत का सिर को गर्व से उठाने का एक मौका उन्होंने दिया हम सब के लिए, और हम सब उनके ऊपर गर्व है, जैसे कह सकते हैं कि हमने विजय हासिल किया है। और दूसरी बात, ये जो कठिन समय था ये पिछले 3 हफ्ते का, तो उस समय हमारे सिविल एविएशन के भी थोड़े एयरपोर्ट्स हमने बंद किए थे सिक्योरिटी के हिसाब से, उसके अंदर श्रीनगर का भी था। और श्रीनगर एयरपोर्ट जब बंद था तो यहाँ पे हमारे जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उन्होंने भी जो साहस उन्होंने दिखाया, जो हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया और सेना के साथ मिलकर जो काम किया, उसके लिए उनसे भी हम प्रत्यक्ष में उनसे मिलकर हम चाहते थे कि उनका भी मनोबल बढ़ाएं। तो उसके लिए भी हम आए थे, हम सबसे मिले, तो उनके ऊपर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट हमें देखने को आज मिला, तो बहुत अच्छा लगा उसके लिए भी। और तीसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि 3 हफ्तों से जो नो टाइम का रिस्ट्रिक्शन था और एयरपोर्ट भी नहीं चल रहा था, तो फ्लाइटें आने जाने का कोई मौका नहीं था, पर आज तो वहीं आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हालांकि रोक के बाद भी राहुल गांधी छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे और छात्रों को संबोधित किया। सुनिए राहुल गांधी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए, और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे, और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो,
सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। तो वही राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने एनडीए को डबल इंजन धोखेबाज सरकार कहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें पटना के अंबेडकर हॉस्टल में जाने से रोका गया, जहां वे दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से मिलना चाहते थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब संवाद भी अपराध हो गया है और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूछा, आप किस बात से डर रही हैं? क्या शिक्षा और सामाजिक न्याय की बदहाली को छुपाना चाहते हैं? राहुल का ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब बिहार में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और जातीय सवाल फिर से गरमा रहा है। चलिए रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर भारत के पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। अजय कुमार के पास प्रशासनिक और रक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और अब वे देश के सबसे प्रतिष्ठित चयन आयोग की कमान संभालने जा रही हैं। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज समेत कई बड़े परीक्षाएं आयोजित करता है और ऐसे में आयोग के नेतृत्व की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अजय कुमार की नियुक्ति से आयोग को न केवल अनुभव मिलेगा बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को भी नया बल मिल सकता है। तो वही अमेठी के जगदीशपुर में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। चांदगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कर्नल सोफिया पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी को घेरा और कहा कि पार्टी का चाल चरित्र अब सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, बलिया और बिहार में भी साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही कार्रवाई की जाती तो ऐसे बयान दोहराए नहीं जाते। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जश्न जीत का होना चाहिए, ना कि सीज फायर का। साफ है कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार की नीति और रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब इन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल
उनके साथ इस तरह का तो वहीं बिहार में राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोके जाने पर सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका ने बिहार पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि एक जनप्रतिनिधि ने छात्रों से मिलने से उसको रोक दिया गया, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सरकार दलित और पिछड़े छात्रों की आवाज से डर क्यों रही है। बिहार की सियासत अब सीधे दिल्ली तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर टकराव और गहराने की संभावना और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के नेता आएंगे और जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है, कौन आया और कौन गया। कुशवाहा ने राहुल के दौरे को सामान्य राजनीतिक गतिविधि बताया और इस पर ज्यादा सियासी प्रतिक्रिया को गैर जरूरी करार दिया। दरअसल बिहार में हर दौरे और हर बयान का चुनावी नफा नुकसान आंका जा रहा है और ऐसे में कुशवाहा का यह बयान कुछ हल्का लेकिन बेहद साफ संदेश देता है। चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। अब जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे। चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। अब जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे। तो दिल्ली से उठे एक बेहद ही संवेदनशील और संवैधानिक बहस के केंद्र में है राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों की मंजूरी पर तय की गई समय सीमा पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लथुरा ने कहा कि असली मुद्दा ये है कि क्या कोई संवैधानिक प्राधिकारी जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति कानून निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। लथुरा ने इसे संघवाद से जुड़ा मुद्दा बताया और पूछा कि अगर विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों को रोका या टाला जा सकता है तो क्या इससे जनता के शासन के अधिकार का हनन नहीं होता। इस बयान के साथ ये बहस और भी तेज हो गई कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों की सीमा तक कैसे हस्तक्षेप करेगा और किस हद तक लोकतंत्र की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करेगा। तो वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से और आक्रोश की लहर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और व्यापार जगत को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना हर भारतीय में स्वाभिमान को लेकर के पनपनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने कहा कि जो लोग हमारे देश पर हमला करते हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराना जरूरी है और अगर कोई देश उस आतंक को समर्थन देता है तो उसे भी सबक सिखाना होगा। उनका साफ कहना है कि अब वक्त है जब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि करारा जवाब देना चाहिए। ऐसे बयानों के साथ एक बार फिर देश में राष्ट्र प्रथम की भावना और मजबूती से उभर रही है। देखिए, मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, देखिए मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ। इंसान की फितरत होती है सुर्खियों में बने रहना और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फितरत को बखूबी निभा रहे हैं। ट्रंप इन दिनों मिडल ईस्ट के दौरे पर है, लेकिन अपने बयानों के जरिए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है।
ट्रंप का दावा है कि उनके प्रशासन ने भारत पाक के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? चलिए अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इंसान की फितरत होती है सुर्खियों में बने रहना और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फितरत को बखूबी निभा रहे हैं। ट्रंप इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, लेकिन अपने बयानों के जरिए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? चलिए अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। क्या ट्रंप ने सीज फायर में भूमिका निभाई? ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान हिंसा को रोका, अमेरिका ने व्यापारिक सौदों से सीज फायर कराया। क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान विवाद में भूमिका निभाई? भारत पाक रिश्तों में ट्रंप का बयान गरमाया। सीज फायर पर ट्रंप का दावा भारत ने खारिज किया। ट्रंप जहां भी जाते हैं उनके बयानों से नई बहस छिड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ट्रंप इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर फिर से चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनके मुताबिक अमेरिका ने व्यापारिक सौदों को एक कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी किया। ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शांति के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका थी? सीज फायर पर ट्रंप का दावा खारिज। भारत पाक सीज फायर द्विपक्षीय सहमति, कोई तीसरा पक्ष नहीं। भारत सरकार का स्पष्ट रुख, तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं। ट्रंप का दावा भारत के द्विपक्षीय रुख से मेल नहीं। भारत सीज फायर पर कोई अमेरिका हस्तक्षेप नहीं। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी थी वह पूरी तरह द्विपक्षीय थी। इसमें किसी तीसरे पक्ष, चाहे वह अमेरिका हो या कोई अन्य देश, किसी की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर ही हल करने की नीति पर चलता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उनके प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई, भारत के रुख से मेल नहीं खाता। सऊदी अरब में क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप? सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान ही कहा था कि मुझे युद्ध पसंद नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सपना दुनिया में शांति स्थापित करना है। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर एलन मस्क समेत वहां मौजूद कई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। साथ ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसकी प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि जब दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण थे, तब उन्होंने यह संदेश दिया था कि आइए हम परमाणु हथियारों का व्यापार ना करें, बल्कि उन चीजों का व्यापार करें जो आप बनाते हो। उन्होंने दावा किया कि उनके इस रुख ने माहौल को शांत करने में मदद की। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को मजबूत और बुद्धिमान बताया और कहा कि युद्ध रुक गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों परमाणु संपन्न देश आपसी तनाव को कम करने के लिए आपस में डिनर पर बातचीत करें। उनका मानना है कि अनौपचारिक माहौल में बातचीत से रिश्तों में नरमी आ सकती है और इससे भविष्य में शांति कायम रखने की राह खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या किया था दावा? वहीं सऊदी में भाषण देने से ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर संघर्ष को भी रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर भी दोनों के साथ समाधान पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने तुरंत अपने रुख को दोहराया। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि कश्मीर पूरी तरह से एक आंतरिक और द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता आ रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी मसलों का समाधान सीधे बातचीत के जरिए चाहता है, न किसी बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से। 10 मई को ट्रंप ने किया था सीज फायर का ऐलान। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर को लेकर सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के जरिए 10 मई को किया था कि दोनों देश के नेताओं से बात हो गई है, वे लोग सीज फायर के लिए मान गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से आधे घंटे बाद ही स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों से आपसी सहमति से सीज फायर के लिए राजी हुए हैं।
इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कहा था कि आतंक और बातचीत एक साथ संभव नहीं है और पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान स्थगित किया गया है, खत्म नहीं, और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। करीब 100 आतंकी मारे गए और पाक सेना के अफसर उनके जनाजे में देखे गए। पाकिस्तान ने बदले में भारत पर हमला किया, लेकिन भारी सैन्य और ढांचागत नुकसान के बाद 10 मई को युद्ध विराम के लिए भारत से संपर्क साधा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर विवाद अभी भी कायम है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह सीज फायर पूरी तरह द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। वहीं ट्रंप के बयान को भारत ने खारिज कर दिया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।